हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। आपको बताना है कि शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 या 5। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 4। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने पहला बताया है वीर काल, वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, फिर है रीति काल और अगला है गद्य काल। तो इन्होंने वीरगाथा काल यह संज्ञा आदिकाल को दी है, भक्ति काल है, रीति काल है और गद्य काल यह संज्ञा इन्होंने आधुनिक काल को दी है। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है विष्णु। राम काव्य धारा में राम को विष्णु का अवतार माना गया है और राम काव्य धारा भक्ति काल की ही एक धारा है जो कि सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है। जिससे भक्ति काल की पहले 2 धाराएं बनती हैं, एक निर्गुण भक्ति है और दूसरा सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य है और सूफी काव्य है और सगुण भक्ति के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य है, जिसमें कि राम काव्य के मुख्य कवि तुलसी और कृष्ण काव्य के मुख्य कवि सूरदास जी हैं और निर्गुण धारा में संत काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आपको ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि बताने हैं। ऑप्शन है कबीर, तुलसी, जायसी और मुल्ला दाऊद। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कबीर। कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं जो कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर संत काव्य धारा जो है वह एक ही है जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक इनमें से कौन है। आपको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहले लेखन किसने किया। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के सबसे पहले इतिहास लेखक थे। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन 3 भागों में हुआ था। 2 बार इसका प्रकाशन हुआ था। पहले तो इसका प्रकाशन 1838 ईस्वी में हुआ और उसके बाद 1800 दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ और तीसरे भाग का प्रकाशन जो है वो 1870 और 1871 में हुआ। क्योंकि तीसरे भाग का प्रकाशन भी फिर 3 भागों में हुआ था, इसलिए पहले और दूसरे भाग का प्रकाशन 1870 में हुआ था और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ था। ये तीसरे भाग के 3 भाग थे। तीसरे भाग का पहला और दूसरा भाग 1870 और तीसरा भाग 1871। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि हैं जो कि मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है विद्यापति। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनका जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ था और इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है और इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही, इसलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। इनकी मुख्य रचनाओं में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है और पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली है। ये श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे विद्यापति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय है। आपको रीतिकाल का समय बताना है कि रीतिकाल का जो समय है वो कितना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है सन 1643 से 1843 ये रीतिकाल का समय रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी रचना है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित नहीं है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या पद्मावती। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट ये जायसी की ही रचनाएं हैं। तो जायसी जो हैं इन्होंने पद्मावत की रचना दोहा चौपाई शैली में की थी और पद्मावत की जो है भाषा वह अवधी थी। पद्मावत इनकी एक प्रसिद्ध रचना रही है।
1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, जिसका नायक रतन सेन था और नायिका इसकी पद्मिनी थी। ठीक है, और हीरामन तोता इसमें इसका एक मुख्य किरदार है जो कि इनके संदेश को पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? आपको बताना है कि अष्टछाप के जो कवि हैं वह किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है वो वल्लभ संप्रदाय के संबंधित हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, जो कि विट्ठलनाथ ने की थी। और अष्टछाप जो है असल में 8 कवियों का एक संग्रह है, जिसमें कि 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे और जो 4 अन्य कवि थे वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ जी के ही पिताजी थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से जो थे उसमें सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास शामिल हैं। और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उसमें छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास सम्मिलित थे। आप इसे एक ट्रिक से भी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अगर वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं तो सूर को कुंभ में जाकर कृष्ण के दर्शन हुए और परमानंद आ गया, जिसमें कि सूर का मतलब सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद का परमानंद ही हो गया। और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनको छीत गया नंद, गोविंद के चतुर्भुज, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। छीत गया नंद, गोविंद के चतुर्भुज। तो छीत का मतलब छीत स्वामी, नंद का मतलब नंददास और गोविंद का मतलब गोविंद स्वामी और चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? अब आपको बताना है कि जो बिहारी हैं वे किस श्रेणी के कवि हैं। रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, रीतिबद्ध हैं या फिर उपयुक्त सभी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहारी लाल जो हैं वे रीति सिद्ध कवि हैं। और इनका जन्म 1595 में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। इनके गुरु नरहरि दास थे और इनका विवाह जो है वो मथुरा में हुआ था। इनके जन्म और इनके विवाह के संबंध में जो पुष्टि होती है वो इन्हीं के एक दोहे से होती है, जो इन्होंने लिखा था कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल और तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। ये इनका दोहा है, प्रसिद्ध दोहा, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और ससुराल इनका मथुरा में था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। आपको सूची का मिलान करना है। रचनाएं दी गई हैं और रचनाकार दिया है। पहला है चंदायन। चंदायन की रचना की थी मुल्ला दाऊद ने और बीजक की रचना की थी कबीर ने। रास पंचाध्यायी ये नंददास की रचना है और बर्वे रामायण यह है तुलसीदास की रचना। तो इस प्रकार चंदायन ए का ऑप्शन 3 सही हो गया और बी का चौथा तथा रास पंचाध्यायी का यानी कि सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सखा भाव की भक्ति प्रदर्शित की है? आपको बताना है कि इसमें से किस कवि के द्वारा सखा भाव की भक्ति प्रदर्शित की गई है। तुलसीदास, वीरदास, मीराबाई या फिर सूरदास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सूरदास। सूरदास की जो भक्ति थी वह सखा भाव की भक्ति थी। अगला प्रश्न है, भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? आपको बताना है कि जो भूषण का काव्य है उसमें कौन सा काव्य गुण प्रधान है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ओज। भूषण के काव्य में जो ओज गुण है वह सबसे प्रधान गुण रहा है। अगर भूषण की हम बात करें तो इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएँ थी, जैसे शिवराज भूषण थी, शिवा बावनी थी, छत्रसाल दशक था और भूषण उल्लास है, भूषण हजारा है तथा दूसनोल्लास है। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें से केवल 3 रचनाएं ही उपलब्ध हुई हैं, जिनमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक मुख्य हैं। ये 3 रचनाएं इनकी उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध रचनाएं नहीं हैं। शिवराज भूषण में तो इन्होंने अलंकारों की बात कही है। शिवा बावनी में इन्होंने छत्रपति शिवाजी के गुणों की वर्णन किया है और जो छत्रसाल दशक है उसमें छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम का इन्होंने वर्णन किया है। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के तिकुआपुर गांव में हुआ था और इनको ये जो भूषण की उपाधि थी ये चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। इन्हें रुद्र शाह ने ये उपाधि दी थी भूषण की। ये मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। अगला प्रश्न है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है?
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आंचलिक कहानीकार कौन है? आंचलिक कहानीकार बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है फणीश्वर नाथ रेणु, ये आंचलिक कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस प्रकार के निबंध लेखक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हास्य व्यंग्य लेखक। हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग्य लेखक हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।